अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? होप यू आर डूइंग वेल। तो ये हमारा आज का दूसरा पेपर है विच इज़ अक्टूबर नवंबर 2025 P21 P41 सॉरी IGCSE। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो बेटा हमारे पास ये पेपर है और इस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कोड है अक्टूबर नवंबर 2025 P41। 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है। हम लोग 50-55 मिनट पर सवाल पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर आपके पेपर में कोई भी लिस्टेड डाउन पेजेस मिसिंग या मिसप्रिंट ना हो। अगर ऐसा है तो फॉरेन इन्विजिलेटर को बताएं। सही बेटा। नाउ लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। अब हमारे पास जो डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग अक्टूबर नवंबर 2025 P41। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मई जून 2025 P41 किया था। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Train travels with a constant velocity of 56 meter per second on horizontal track. Mass of the train is this. State the difference between the velocity and speed. तो हम क्या बोलेंगे? Velocity has specific direction, comma speed does not have. Calculate the kinetic energy stored in the moving train. तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ mv²। मैथ गिवन है बेटा 4 टेट्रा 0 और स्पीड क्या है 56। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है, देखें क्या। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44,000 नहीं 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 56 का स्क्वायर। ओके 6.89 into 10 raised to the power 6। अच्छा we started this paper at 9:56। तो 6.9 एक्सपोनेंट 6 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा। एक्सपोनेंट 6 नहीं एक्सपोनेंट 8। यस। नाउ बेटा train has uniform deceleration of 1.2। Calculate the constant braking force which brings the train to rest। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है और बोल रहा है बेटा कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स निकालो। तो डिसेलरेशन की वजह से जो फोर्स होगी वो ब्रेकिंग फोर्स होगी 44000 मल्टीप्लाई 1.2। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास क्या 5.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 यानी 5.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन। The distance traveled by the train as it comes to rest। ओके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन एज इट कम्स टू रेस्ट हमारे पास क्या होगा। तो बेटा ये एनर्जी थी, ये फोर्स था। ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से W इक्वल टू एफ इन टू डी। तो बेटा D क्या हो जाएगा W अपॉन W इज 6.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 और F इज 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो बेटा इन दैट वे हमारे पास क्या आंसर आएगा 6.9 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 5.3 एक्सपोनेंट 5। बेटा आंसर आ रहा है 1300 यानी 1300 मीटर। तो ये हमारे पास 3 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चन एट 10 o'clock। 4 मिनट में हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट Figure 2.1 contains information about planet Mars। Define gravitational field strength। पिछले पेपर में भी था ये। फोर्स पर यूनिट मास। An object का वेट है 42 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। What is the weight of object on the surface of Mars? ओके तो बेटा देखें हम क्या कहेंगे। जितना हमारे पास
वेट ऑन मार्स निकालना है ना, पहले एक काम करो, मैथ निकाल लो। मैथ हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑन मार्स, तो वेट ही निकालना है, डब्ल्यू वेट ऑन मार्स हो जाएगा mg, और अर्थ पे वेट ये है। एक काम करो, मैथ निकालने के लिए बेटा अर्थ के वेट से अर्थ की ग्रेविटी को डिवाइड करवाओ। ठीक है बेटा, 42 डिवाइड बाय 9.8, तो हमें मैथ्स मिल जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 9.8, 4.28 kg। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, W वेट ऑन मार्स होगा mg, 4.28 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मार्स क्या है 3.7, 4.28 मल्टीप्लाई बाय 3.7, बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.86, जो कि 16 न्यूटन बन जाएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर में। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मार्स, बेटा मार्स की हमें क्या कह रहे हैं बेटा, वॉल्यूम बताओ। तो हमें डेंसिटी ऑफ मार्स पता है, ठीक है बेटा, और वॉल्यूम निकालनी है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, टेबल कंटेन मास दिया हुआ है बेटा, ये रहा, सही है। तो डेंसिटी होगी मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। मास हमारे पास क्या है बेटा, 6.4 एक्सपोनेंट 23, और डेंसिटी ऑफ मार्स क्या है बेटा हमारे पास 3900। 6.4 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड बाय 3900, बेटा आंसर आ रहा है 1.64 इंटू 10⁻20, यानी 1.6 इंटू 10⁻20 मीटर क्यूब ऐसा यूनिट। सही बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे क्या कह रहे हैं बेटा, जगह 2.1 शोज स्पेस बगी, ये तो टेस्ला ट्रक लग रहा है, टेस्टेड ऑन अर्थ, द बगी इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ड्राइविंग फोर्स ऑन द बगी इज 30 न्यूटन। ओके, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स बराबर होगी बैकवर्ड फोर्स के। ठीक है बेटा, ड्रॉ एंड लेबल वन एरो टू शो द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बगी। तो बेटा अगर टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, तो टूवर्ड्स राइट हमारे पास होगी बेटा रेजिस्टिव फोर्स। और ये भी कितनी होंगी बेटा, 30 न्यूटन की। ठीक है, कह रहे हैं बेटा air resistance on Mars is less than air resistance on Earth. The same driving force of 30 Newton is exerted on the buggy on Mars. Okay, state the effect this has on the resultant force on the buggy on Mars. तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स मार्स पे कम है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी greater on मार्स। ठीक है बेटा, और रिलेशनशिप बताओ बिटवीन रेजिस्टिव फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होती है बेटा, ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 10:06, का मतलब 6 मिनट में हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व किया है। Figure shows simplified diagram of solar cell.
डिस्क्राइब एनर्जी ट्रांसफर इन सोलर सेल। तो एनर्जी ट्रांसफर इन सोलर सेल क्या होगा बेटा हमारे पास? लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, एनर्जी फ्रॉम लाइट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। या एक काम करो, एनर्जी फ्रॉम लाइट के बजाय एनर्जी फ्रॉम सनलाइट लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट हो गया। सजेस्ट हाउ ब्लैक कोटिंग अलाउ सोलर सेल टू ट्रांसफर मोर एनर्जी। हम बोलेंगे ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो इट absorbs energy at a greater rate. पॉइंट 72 किलोवाट ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सोलर सेल। सोलर सेल की एफिशिएंसी बताई हुई है, कैलकुलेट द पावर आउटपुट। ओके, एफिशिएंसी होता है हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.72। अब हमारे ऊपर है, हम आंसर किलोवाट में ही दे देंगे। ठीक है बेटा, तो 0.75 मल्टीप्लाई 0.72, आंसर इज वी आर गेटिंग 0.54 वॉट किलोवाट। या अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 540 वॉट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म किलो वॉट आर। किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं। तो बेटा किलो वॉट आर हमारे पास क्या है बेटा? किलो वॉट पावर है, आर टाइम है। इसका मतलब है 1 किलोवाट पावर इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। 1 किलोवाट पावर ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। ठीक है बेटा, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोलर सेल for an average of 6 hours per day. A household uses approximately this much amount of electrical energy per year. A year. तो each solar cell हमारे पास 6 hours per day प्रोड्यूस कर रहा है, एंड हाउस होल्ड जो है वो 7400 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या यूज कर रहा है। State the number of solar cells needed to produce energy for one household. Give your answer as whole number of solar cells. सोलर सेल्स के होल नंबर में हमें जवाब देना है कि हमें कितने सोलर सेल्स चाहिए होंगे। ओके बेटा, ऊपर देखो 0.54 किलोवाट हमारे पास मिल रहा है आउटपुट, सही है, और 6 घंटे के लिए प्रोड्यूस हो रही है ये एनर्जी, सही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वर्किंग इस तरीके से दिखाते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस बाय वन सेल निकालते हैं। ठीक है बेटा, एक साल में। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास क्या है बेटा? 0.54 किलोवाट में, एंड टाइम कितना है हमारे पास? 6 दिन इस्तेमाल, 6 घंटे इस्तेमाल हो रही है, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? एक सोलर सेल पूरे साल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? 0.54 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 365। ये मैं लिख भी देता हूँ साइड में यहाँ पे, एनर्जी बाय वन सोलर सेल। ठीक है बेटा, आंसर आ रहा है 1182.6 किलो वॉट आवर।
नाउ बेटा, एक सोलर सेल हमारे पास 1182.6 किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर रहा है। 7400 किलोवाट आवर कितने सोलर सेल प्रोड्यूस करेंगे? हमने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7400 डिवाइड बाई 1182.6, बेटा 6.25 आ रहा है हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, तो 6.25 के मुताबिक हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इट शुड बी 6। तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 0.54 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 365। सही है, ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों ने किया बेटा 10-12 पे, ठीक है। एंड हमने शुरू किया था बेटा 6 मिनट में ये सवाल सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहे हैं अ 12 वोल्ट 50 watt immersion heater used to 8.15 kg of water. The initial room temperature is 20 degrees Celsius. Specific capacity is this. Energy supplied to raise the temperature from 20 to 58. Okay बेटा, E equals to mc delta T. मास हमें गिवन है बेटा 0.15, स्पेसिफिक कैपेसिटी है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा हमारे पास 58 से 20 से 58 बेसिकली। चले 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 20, 58 माइनस 20 होगा 38, 23940। सही है, 23940 यानी 24,000 जूल। Immersion heater is removed from the beaker. सही है। One metal rod, one plastic rod are placed in the beaker of hot water. The rods are at room temperature. They both before they are placed in the beaker. Beaker में place करने से पहले ये room temperature पे थी। एक metal की rod एक plastic की rod है। Describe how temperature of point X on each rod changes after the rods are placed in the beaker. Explain your working. तो बेटा पॉइंट एक्स दोनों रॉड्स पे कैसे चेंज होगा? ऑफ कोर्स हमारे पास मेटल की जो पॉइंट एक्स है उसका टेम्परेचर फास्टर बढ़ेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि हमारे पास मेटल में कंडक्शन हो रही है अच्छे तरीके से, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। 4 मार्क का सवाल। ओके बेटा, पॉइंट एक्स ऑन मेटल रॉड हीट्स अप फास्टर, ठीक है बेटा, एज इट्स टेम्परेचर increases at greater rate. As metals are good conductors of heat because they have free electrons. सही है बेटा, 4 कलर 4 मार्क्स की कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी आर एट 11 10-16 to complete this question. Dolphin communicates with other dolphin underwater by emitting sound of range 7 to 15 kilohertz. State the value of speed of sound in air.
and state how speed of sound in water differs from the speed of sound in air. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे पास क्या होती है बेटा, लगभग 330 से 350 के दरमियान हम आंसर लिखते हैं इसका। वैसे गैसेस में 300 होता है, लेकिन एयर में 330 से 350, आप कोई भी वैल्यू लिख दें। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या होगा, 1500। ठीक है बेटा। अच्छा, स्टेट हाउ स्पीड बोला है बेटा, तो आप सिर्फ लिखो फास्टर देन एयर। State and explain if humans with normal hearing can hear all the sounds emitted by dolphin। तो बेटा डॉल्फिन हमारे पास 7 से 15 किलो हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और नॉर्मल ह्यूमन की रेंज क्या है, 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज। तो यस दे कैन हेयर, तो हम क्या बोलेंगे, यस दे कैन hear as audible range for normal human being is 20 to 20 किलो हर्ट्ज। या इसको ऐसे लिखो, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब ठीक है। Complete figure 5.1 to describe the difference in loudness and pitch of two different sounds। ओके बेटा, एम्पलीट्यूड लार्ज है तो बेटा हमारे पास क्या होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो ये लाउड साउंड होगी। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो बेटा हमारे पास क्या होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। लाउडनेस का ऑपोजिट होता है सॉफ्ट। ना बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बेटा हमारे पास पिच यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे पिच क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो 1 मार्क फॉर लाउडनेस, 1 मार्क फॉर पिच। कंप्लीट द सेंटेंस to describe how the sound transmitted through water। Sound waves are made up sound waves are made of vibrating particles of water which produce compression and rarefaction। Compression is a region of dash and rarefaction is a region of dash। तो compression हमारे पास region क्या होता है, हाई प्रेशर का, and rarefaction is the region of lower pressure। सही है। The sound wave travels dash to the direction of vibration। क्या होगा बेटा यहाँ पे, पैरेलल। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास 3 मार्क इसके कंप्लीट हुए, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 10:19। इसका मतलब सिर्फ 3 मिनट्स में हम लोगों ने ये सवाल कंप्लीट किया है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद हाफ ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Figure shows part of an optical fiber used in high speed broadband communication। State two advantages of using optical fiber in high speed। हाई स्पीड में ऑप्टिकल फाइबर के 2 एडवांटेज बताओ कंपेयर टू कॉपर वायर। सही बेटा, तो 2 एडवांटेज में एक लिख देंगे बेटा, फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और सिक्योर है। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन एंड इज सिक्योर। ठीक है बेटा, द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू 1/sin एंगल सी। तो साइन एंगल सी हो जाएगा 1/n, यानी एंगल सी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1.4।
45.58। यानी आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, 46 डिग्रीज। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम denser to less dense medium at which refracted ray is perpendicular to normal। सही बेटा। On figure 6.1, label angle of incidence of ray of light as it hits the wall of the glass fiber। Draw the continuation until the ray leaves the glass fiber। ओके बेटा, तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर। ठीक है, यूं प्लेस किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस से पहले नॉर्मल बनाओ बेटा। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ रहा है 10 20 30 40 50 60 70 62 72। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 72 डिग्रीज। टेन 20 30 40 50 60 70 और ये आ गया हमारे पास 72। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। अब कितना एंगल आ रहा है बेटा, 10 20 30 40 50 60 66। तो यहाँ पे दिखाएंगे ये 66 डिग्रीज कैसे बाहर आ रहा है। 10 20 30 40 50 60 66। तो इस तरह हमने 2 मरतबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करवा कर इसे बाहर निकलवाया। ठीक है बेटा, and that is how we are done with this discussion। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया 1024। 5 मिनट लगे इस सवाल को सॉल्व करने में। चलिए, electricity figure 7.1 shows a circuit containing 6-volt battery of cell and 3 identical resistors। ठीक है बेटा, S1 and S2, S1 closed है, S2 open है। S1 closed, S2 open, इसका मतलब सीरीज सर्किट है। करंट इन द एमीटर इज दिस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R1। R1 की रेजिस्टेंस निकाल, 3 आइडेंटिकल सेल है बेटा। सही है, तो एक काम करते हैं, हम हमारे पास अभी ये वाला सर्किट चल रहा होगा। सही है बेटा, तो हमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो R होगा V ओवर आई। V है 6, I है 0.080। सही है बेटा, 6 डिवाइड बाय 0.080, 75। लेकिन ये जो आया है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, आपको क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, ये तो निकाल ली, सिंगल रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको 75 डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो 75 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर आएगा बेटा 37.5, जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके 38 ओम हो जाएगा। सही बेटा, क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आई है हमारे पास। S1, S2 both are closed। Okay, determine the reading on ammeter
शो योर वर्किंग। तो बेटा अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? टोटल रेजिस्टेंस अब बेटा हमारे पास ये और ये पैरेलल में आ गए, तो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस है हमारे पास क्या? 75, और नीचे वाले की रेजिस्टेंस क्या है बेटा? 38। तो प्रोडक्ट ओवर सम, 75 मल्टीप्लाई बाय 38 अपॉन 75 प्लस 38, आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 25.22। टोटल रेजिस्टेंस आ गई अब सर्किट की, तो क्या होगा? I इक्वल टू वी ओवर आर, टोटल वोल्टेज है 6, 25.22 टोटल रेजिस्टेंस आ गई, तो बेटा 6 डिवाइड बाय 25.22, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.23। ठीक है बेटा, 0.237 which is 0.24 एम्पियर। सही बेटा। Explain in terms of work done and potential difference why there is a larger heating effect on in R3 than R1। R3 के मुकाबले में R1 में हमारे पास larger heating effect क्यों हो रहा है? तो बेटा देखो, जो वोल्टेज है ऊपर से आने वाला वो इस पे और इस पे दोनों पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन R3 पे पूरा 6 वोल्ट अपेयर हो रहा है, ठीक है बेटा, इस वजह से देन सेम voltage, that is 6 volt, is divided among R1 and R2, and R3 receives total 6 volt। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? मोर वोल्टेज मीन्स मोर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और बेटा W इक्वल टू क्यू वी आप यहाँ पे लिख दिएगा, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा वर्क डन। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 10:29। का मतलब ये सवाल हम लोगों ने 5 मिनट में किया है। ओके, फिगर 8.1 शोज सोलेनॉइड। सही है भाई। ड्रॉ ऑन फिगर 8.1 4 complete magnetic field line to show the magnetic field pattern and direction of the magnetic field inside and outside solenoid। तो बेटा करंट की डायरेक्शन देखो हमारे पास क्या आ रही है, करंट यूं आ रहा है, तो करंट इस तरह जाकर पहले यूं जा रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करूंगा, तो मैक्सवेल के राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक हमारे पास क्या दिखेगा बेटा? हम डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करेंगे, तो थंब आ रहा है नॉर्थ, इधर आ रहा है, थंब जहाँ पर आता है वहाँ नॉर्थ होता है, इसका मतलब ये रीजन हमारे पास बनेगा नॉर्थ का रीजन, और ये रीजन बनेगा हमारे पास साउथ का रीजन। सही बेटा। सही है, तो अब बनाते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स। 4 फील्ड लाइन बोली है ना, तो सेंटर की फील्ड लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, और एक फील्ड लाइन आप यूं ले जाओ, एक फील्ड लाइन आप यूं ले जाओ, ठीक है, 4 कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 5 बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। एक फील्ड लाइन हमारे पास यूं आ जाएगी, और एक फील्ड लाइन मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ये यूं आ जाएगी।
नॉर्थ से फील्ड की डायरेक्शन बाहर, एंड साउथ पे फील्ड की डायरेक्शन अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई सोलेनोइड की। नेक्स्ट, mark a point inside a box in figure 8.1 where the magnetic field strength strong. Label this point B. बॉक्स के अंदर बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगी और इसको पॉइंट बी का नाम दो। तो बेटा ये है हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है, जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पे फील्ड लाइन सबसे ज्यादा करीब करीब है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्ग एट बी। तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड लाइन आर क्लोजर विद ईच अदर। फील्ड लाइंस आर क्लोजर with each other. Perfect. आगे बढ़ते हैं बेटा। Figure 8.2 shows solenoid in an electric circuit for bell. Okay, complete the circuit in figure 8.2 with a symbol for direct current power supply. तो direct current power supply कैसी होगी, ऐसी। एक साइकिल ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेट से ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, explain why soft iron arm pivots making the striker hit the bell when the switch is closed. Okay बेटा, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा बेटा, सर्किट में करंट फ्लो होना होगा, जिससे हमारे पास सोलेनॉइड क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। बेटा सोलेनॉइड जब मैग्नेटाइज होगा हमारे पास, तो सोलेनॉइड क्या करेगा बेटा, हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर पोल्स बिल्डअप होंगे। लेट्स से सोलेनॉइड के अंदर पोल्स बिल्डअप होते हैं इस तरह के, नॉर्थ ऊपर बिल्डअप होता है, साउथ नीचे बिल्डअप होता है। तो सोलेनॉइड क्या करेगा, इस आयरन के बार को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो स्ट्राइकर है ये हमारे पास क्या करेगा बेटा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पे बेल पे। ठीक है बेटा, अब जैसे ही स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा बेल पे, ठीक है बेटा, तो क्या होगा हमारे पास सिनेरियो, हमारे पास सिनेरियो ये बिल्डअप होगा कि कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देखो करंट यूं फ्लो हो रहा है ना, करंट यूं जा रहा है, ये देखो करंट यहाँ से आया, यूं गया, और इसके थ्रू होता हुआ यूं गोल घूमता हुआ यूं जा रहा है। ठीक है बेटा, अब जब ये रीजन नीचे आ गया, तो इन दोनों में कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होगा, क्या होगा बेटा, इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, पोल्स खत्म हो जाएंगे, और ये जो स्प्रिंगी मेटल है ये वापस इसे ऊपर की तरफ लेकर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, पर जैसे ही आएगा वैसे ही कांटेक्ट अगेन मेक हो जाएगा, सर्किट वापस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर सुनो क्या हो रहा है, करंट के फ्लो का रास्ता है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, अब जब इसमें करंट फ्लो होगा, नॉर्थ साउथ बिल्डअप होंगे, ये क्या करेगा बेटा, आयरन के सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बेटा ये जो कांटेक्ट है ना ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे मूव हो जाएगा, और नीचे मूव होने से स्ट्राइकर बेल से टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन क्योंकि नीचे मूव हो गया, कांटेक्ट ब्रेक हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा हमारे पास बेटा क्या होगा, इसमें पोल्स खत्म हो जाएंगे, और अब जो फोर्स इसे नीचे लेकर आई हुई थी वो रिमूव हो जाएगी, तो स्प्रिंग मेटल इसे वापस ऊपर की तरफ लेकर आ जाएगा। जैसे ये वापस ऊपर आएगा, सर्किट वापस कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है बेटा, explain why soft iron arm pivots making the striker hit the bell when the switch is closed। तो बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास के तौर पे बिहेव करेगा, और सोलेनॉइड क्या करेगा बेटा, आयरन आर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोलेनॉइड मैग्नेटाइजेस एंड अट्रैक्ट आयरन arm
Iron arm moves down and striker strikes the bell. Why arm pivots back to its original position as the striker hits the bell. तो क्या बोलेंगे? When arm moves down, contact has been broken. Circuit is now incomplete. So solenoid loses magnetism. And springy metal pulls the arm up. सही बेटा? तो ये हमारा सवाल 10 मार्क का 1038 पे कंप्लीट होता है. And we started at 29. इसका मतलब ये 9 मिनट्स में हम लोगों ने बड़ा सवाल था कंप्लीट किया. Now I guess we have two questions. Structure of an atom of helium. तो एटम बोला है बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात करनी है. 2 प्रोटॉन and 2 न्यूट्रॉन inside the nucleus. 2 electrons in orbit outside the nucleus. ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्किंग हो गई. Sun is a medium-sized star powered by nuclear fusion reaction which releases energy. State what happens during nuclear fusion reaction which forms helium. तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन fuse together two isotope of hydrogen fuse together to form helium. आगे क्या बोल रहा है? State two regions of electromagnetic spectrum by which sun radiates most of the energy. Visible light, infrared, ultraviolet. इनमें से कोई दो लिख दो. Visible light and infrared. Visible light, infrared and ultraviolet. इन तीन में से कोई दो लिखने होता है. What happens to the star when most of its fuel in its center has been converted into helium? तो बेटा, अच्छा हमें क्या बताया? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर. सन के बारे में, मीडियम साइज स्टार, लो मास स्टार्स की बात हो रही है. तो क्या बोलेंगे? वो बनेगा बेटा रेड जाइंट. सही बेटा. स्टार expands and become red giant. सही बेटा. तो ये सवाल हम लोगों ने 1040 पे ख़त्म किया है. इसका मतलब हमने सवाल को 2 मिनट में किया है बस. Figure 10.1 shows orbit of Earth and orbit of comet around the sun. State which orbit A or B is the orbit of comet. बेटा orbit B है comet का orbit, क्योंकि comet का orbit highly elliptical होता है. ठीक है बेटा. B. क्यों बेटा B बोला हमने क्योंकि comets के orbit elliptical होता है. As it's highly elliptical. Describe and explain how the motion of comet changes as it orbits the sun.
तो बेटा हमारे पास क्या होगा, जब वो सन के करीब होगा तो उसके ऊपर क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी तो फास्टर होगा। ठीक है बेटा। एज कॉमेट मूव नियर द सन, कॉमा, gravitational potential energy converts into kinetic energy. And comet gets fast. सही बेटा। At one position in its orbit, the comet is this much years away from the sun. Meaning of light है तो क्या बोलेंगे, astronomical unit of distance which tells the distance light covers in 1 year. सही बेटा। इन वैक्यूम, ये लिखना जरूरी है। डिस्टेंस बिटवीन द इन मीटर्स द कॉमेट एंड अर्थ, तो बेटा हमें क्या बोला है, 6.6। ओके, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये है, और टाइम कितना बताया बेटा हमारे पास, टाइम बताया हमारे पास 6.6 एक्सपोनेंट -6। ओके, और बेटा अगर मैं टाइम बताऊं, लाइट में को ट्रैवल करने में एक साल में कितना टाइम होता है, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है बेटा। तो ये मैं टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि ऐसा यूनिट मीटर में जवाब आ सके। 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 6.6 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6.24 एक्सपोनेंट 10। तो ये बेटा 6.2 इंटू 10 मीटर हो जाएगा। मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं। 3 एक्सपोनेंट 8 6.6 एक्सपोनेंट 6, फिर था हमारे पास 365 24 36 सही है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सवाल 10:45 पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर। परफेक्ट। ये सवाल हम लोगों ने बेटा 5 मिनट में किया। इसका मतलब ये पेपर बेटा हम लोगों ने 56 पे शुरू किया था, 45 पे ख़त्म किया है। इसका मतलब ये भी हम लोगों ने तकरीबन हाउ मच, तकरीबन 48 मिनट्स तक तकरीबन में कंप्लीट किया। सही बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसे अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, एंड आप लोग अपने Q&A स्टार्ट कर सकते हैं।